अब आगे देखते हैं जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। जीवन चक्र सभी जीवों में, सभी प्राणियों के जीवन की अनेक घटनाएं होती है, अलग अलग अवस्थाएं होती है, जिसमें एक निश्चित कार्य होता है जीवों के शरीर में या फिर जीवों के जीवन में एक निश्चित कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो सभी जीव मतलब पादप जीव और जंतु, पादप जो होते हैं और जंतु दोनों में अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग चरण पाए जाते हैं उनके जीवन में। आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है पादप में और जंतु जगत में। ठीक है, सभी जीवधारियों के जीवन चक्र में प्रायः 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है देखते हैं। किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्ण अवस्था। जब किसी पादप का या जंतु का जन्म होता है, उसके पश्चात मृत्यु तक, उन जन्म से मृत्यु के बीच में जो अवस्थाएं या जो चरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। ठीक है, उस जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। किशोरावस्था पहला बता रहा है हमारा कि किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, तो किशोरावस्था वह अवस्था होता है जिसमें जन्म के पश्चात तथा प्रजनन अवस्था के पहले। प्रजनन अवस्था मतलब होता है कि जब पादप या जीव जो होता है वो अपने समान या अपने संतति को आगे बढ़ाता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है, जब नए जीवों का निर्माण होता है उसको बोलते हैं प्रजनन अवस्था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। तो जन्म मतलब जब कोई भी जंतु का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, उसके पश्चात और प्रजनन अवस्था के पूर्व की अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस जीवन चक्र के इस चरण में क्या होता है, जीव वृद्धि करता है। हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग मनुष्यों की ही बात करेंगे तो जब जीव क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, मतलब नए जीव का जब बच्चा पैदा होता है उसके पश्चात क्या होता है, किशोरावस्था तक 18 से 20 साल तक क्या करता है, वो मनुष्य छोटा से बड़ा होता है, मतलब उसमें वृद्धि होता है, उसमें विकास होता है और वह परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, इसे कायिक अवस्था भी कहते हैं। कायिक अवस्था क्यों कहते हैं, कायिक अवस्था मतलब होता है कि शरीर में जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, कायिक अवस्था। मतलब शरीर में उसमें भी चरणात्मक विकास होता है ना, अचानक से नहीं कि इकट्ठे 1 फीट से 5 फीट हो गया, इसमें भी धीरे धीरे वृद्धि और विकास होता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, कायिक अवस्था। ठीक, इस अवस्था में क्या होता है, शरीर जो होता है उसके सभी अंग विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था का जो समय काल होता है वो भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग होता है। मतलब पादप में अलग सबकी जो टाइमिंग होती है, जब सबका समय होता है वो अलग होता है। मनुष्यों में जैसे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वृद्धि धीरे धीरे होता है, कुछ जीवों में जल्दी होता है, कुछ जीवों में और धीरे धीरे होता है। इस प्रकार इसका क्या बोलते हैं, किशोरावस्था का जो समय काल होता है वो प्रत्येक जीव में, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उसमें क्या होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, किशोरावस्था के बाद हम लोग देखते हैं प्रजनन अवस्था या वयस्कता। इसको क्या बोलते हैं, वयस्कता क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब जीव परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के पश्चात ही वो नए जीवों को धारण करने की या नए जीवों की उत्पत्ति के लिए वो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, वयस्कता बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रजनन अवस्था भी बोलते हैं। यह जीवधारियों के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीवों में प्रजनन की क्षमता होती है, जनन की क्षमता होती है और उसका विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो प्रजनन प्रारंभिक काल जब होता है उसमें क्या होता है, यौनारंभ होता है। मतलब क्या होता है, वो एकदम परिपक्व हो जाता है और नए जीवों की उत्पत्ति के लिए वो परिपक्व हो जाता है और क्या करता है, नए जीवों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। पुष्पीय पौधों में क्या होता है, यह अवस्था जब पुष्प उत्पन्न होते हैं उस पौधे में, तब यह प्रजनन अवस्था होता है। ठीक है, पुष्पीय पादप जो होता है वो लैंगिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। मोनोकार्पिक, ये क्या होता है, ये पौधे अपने जीवन चक्र, जो पूरा जीवन चक्र होता है इस पौधे का, उसमें क्या होता है, ये पूरे जीवन चक्र में एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, मतलब पुष्प उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात एक बार पुष्प जब धारण कर लेते हैं वो पुष्प परिपक्व हो जाता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, जब वो पुष्प गिर जाता है या फिर उस पुष्प का नष्ट हो जाना होता है, तब क्या हो जाती है, उस पौधे की मृत्यु हो जाती है, मतलब वो पौधा खत्म हो जाता है। उसके बाद वह पौधा और वृद्धि और विकास नहीं करता है।
ठीक है। इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं मोनोकार्पिक पौधे में, जिसमें एक बार ही पुष्प धारण होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उस पुष्प के नष्ट होने के पश्चात। इसमें होता है गेहूं और चावल व द्विवर्षीय पादप जैसे मूली, गाजर। गेहूं और चावल क्या होता है, सीजनेबल होता है, मतलब एक ही सीजन में होता है। इसको रबी फसल और खरीफ फसल बोलते हैं, जो साल में एक बार ही होता है। और क्या होता है, उसके बाद हमको फिर से उसकी खेती करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें दूसरी बार फल या फूल नहीं लगते हैं उस पौधे में। अब द्विवर्षीय पादप कौन कौन से, मूली और गाजर। मूली और गाजर में भी क्या होता है, मोनोकार्पिक पौधा होता है। उसमें क्या होता है, एक दो बार ही फूल लगते हैं, एक बार ही लगेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो जब फूल गिरते हैं तो वो पौधा नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होता है, ये ऐसे बहुवर्षीय पादप होते हैं जिसमें, बहुवर्षीय पादप मतलब क्या होता है, जिसमें हर साल मतलब वो बहुत सालों तक जीवित रहता है। और उस पौधे में क्या होता है, उस पौधे के जीवन चक्र में क्या होता है, उसमें अनेक बार अनेक सीजन के मतलब जो उसका अनुकूलित समय होता है उस पौधे के लिए, उस अनुकूलित समय में क्या होता है, उस पौधे के परिपक्व होने के पश्चात, मतलब वो पौधा जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, पुष्प धारण करने की क्षमता रखता है, तब क्या होता है, उसमें हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जब विशेष ऋतु आता है, मतलब उसके अनुकूलित टाइम आता है, अनुकूल समय आता है, तो प्रत्येक वर्ष क्या करता है, वो पुष्प उत्पन्न होते हैं उससे। ठीक है, और उसके बाद वो गिर जाते हैं, फिर से दूसरी बार जब वह ऋतु पुनः आता है, उस ऋतु में क्या होता है, वो फिर से पुष्प धारण करने लग जाते हैं। जैसे कौन कौन से पौधे होते हैं, कौन कौन से पेड़ होते हैं बहुवर्षीय पादप, संतरा, आम, है ना, सेब, अंगूर आदि। पॉलीकार्पिक जो होता है उसमें कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं उसको देखते हैं। पॉलीकार्पिक में 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, सतत प्रजनन और मौसमी प्रजनन। ठीक है, तो सतत प्रजनन कौन कौन से जीवों में होते हैं और मौसमी प्रजनन कौन कौन से जीवों में होते हैं, हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं। सतत प्रजनन किसमें होता है, इस समूह के जीवों में लैंगिक परिपक्वता क्या होती है, काल में किसी एक भी समय, मतलब एक प्रत्येक वर्ष या फिर जो उसका जीवन चक्र होता है उसमें क्या होता है, उसके जब परिपक्व हो जाता है उसका बॉडी, जब जीव का बॉडी परिपक्व हो जाता है, तब लैंगिक परिपक्वता जब आ जाती है उस जीव के बॉडी में, तब क्या होता है, वो किसी भी आधार पर या किसी भी समय में क्या करते हैं, 2 प्रकार के जीव देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब लैंगिक परिपक्वता आती है जंतु के बॉडी में, उस समय वो प्रजनन कर सकता है और नए जीवों का निर्माण कर सकता है। लैंगिक परिपक्वता इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण गाय, भैंस, चूहे, खरगोश आदि। मौसमी प्रजनन क्या होता है, इन जीवों में एक निर्धारित मौसम में ही प्रजनन की क्रिया होती है। मतलब क्या होता है, वो हर समय में नहीं कर सकता, उसका एक अनुकूलन होता है, अनुकूलित समय होता है, वो उसी समय में या उसी ऋतु में वो क्या करता है, प्रजनन करता है। सतत प्रजनन कोई भी ऋतु में या कोई भी टाइम में हो सकता है। इसमें शर्त क्या होता है सतत प्रजनन में, कि वो उसमें लैंगिक परिपक्वता, उसकी जीव की बॉडी में लैंगिक परिपक्वता आनी आवश्यक है। ये कब आती है, किशोरावस्था में, जब बॉडी मैच्योर हो जाता है कम्प्लीटली, तब आती है प्रजनन अवस्था, या फिर क्या बोलना चाहिए, लैंगिक परिपक्वता उस बॉडी में आती है। ठीक है, तो मौसमी प्रजनन क्या हो गया, जब अनुकूलित समय आता है या विशेष ऋतु आता है, तब ही उन जीवों में क्या होता है, निर्धारित समय में ही वो उसका प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण मेंढक और अधिकांश पक्षी और छिपकली आदि। आगे देखते हैं रज चक्र। मादा प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर एवं मनुष्य आदि में रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक अंडाशय प्रजनन मार्ग में एवं हार्मोन स्त्रावण में चक्रिक परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अनेक जो मादा प्राइमेट्स होते हैं, फीमेल जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके अंडाशय में क्या होता है, फीमेल की जो अंडाशय होती है, ओवरी होती है, उसके क्या होते हैं, प्रजनन मार्ग में हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, मतलब हार्मोन सिक्रेट होता है, कुछ विशेष हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं। उससे क्या होता है, उसके प्रजनन मार्ग में क्या होगा, हार्मोन सिक्रेट होने की वजह से क्या होता है, रक्त का स्त्रावण होता है। और ये क्या होता है, इसको रजो दर्शन या रजो निवृत्ति बोलते हैं। रजो दर्शन कब होता है, जब उसमें वो दिखाई देता है। फिर रजो निवृत्ति उसको बोलते हैं जब ये
खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता मतलब ये क्या होता है, जब इसका समय होता है, अनुकूलित समय होता है, तो ये हर समय में सेम टाइम पे फिर से आता है। ठीक है, ये प्रत्येक महीने होता है, प्रत्येक महीने होगा ये, और गर्भधारण तक होता है। गर्भधारण के पश्चात ये अपने क्रम को सतत नहीं रख पाता है, निरंतर नहीं रख पाता है। उसके पश्चात इसकी क्रमबद्धता में क्या होती है, निरंतरता में बाधा आती है। उसके बाद ये क्या होता है, फिर से जब गर्भधारण जो कंप्लीट हो जाता है, मतलब नए जीवों का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात फिर से अपनी निरंतरता में रजो चक्र जो होता है, रज चक्र या रजो चक्र जो होता है, वो मादा प्राइमेट्स में चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद है मध्य चक्र। मध्य चक्र क्या होता है, अप्राइमेट्स स्तनधारियों में होते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। इसमें क्या होता है, इन सभी जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनके अंडाशय में क्या होता है, प्रजनन मार्ग में हार्मोन स्त्रावण होने वाले परिवर्तनों का चक्र है। जब इसके प्रजनन मार्ग में क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तब उसमें कुछ चेंजेस आती है। उस चेंजेस को ही मध्य चक्र बोलते हैं। इस मध्य चक्र में एक काल आता है, मतलब एक समय आता है जब जिसे क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन का, तो उसमें रक्त में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब उसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। तो क्या होता है, एक तो समय आता है जिसको मध्य चक्र काल या मध्य काल बोलते हैं। मध्य चक्र के दौरान, मध्य काल में जब एस्ट्रोजन हार्मोन रक्त में बढ़ जाता है, तब क्या होता है, ये रक्त स्त्रावण के रूप में दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो गाय में कितने दिन का होता है मध्य चक्र, ये होता है गायों में 18 घंटे का, कुत्ता, बिल्ली आदि में 1 सप्ताह का होता है। इस मध्य काल के अंत में प्रजनन मार्ग का अंतः स्तर टूट जाता है। प्रजनन मार्ग जो होता है उसमें हार्मोन्स में क्या होता है, रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसका अंतः स्तर टूट जाता है। इनर लेयर जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है और वो टूट जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, रक्त स्त्रावण के साथ वो एस्ट्रोजन होता है, वो धीरे धीरे बाहर आना प्रारंभ करता है। ये प्रत्येक मध्य काल के पश्चात क्या होता है, एक निष्क्रिय काल प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या होता है, जिसे अमध्य काल कहते हैं। यह कुछ माह से लेकर कई वर्षों की अवधि तक हो सकता है। जो मध्य काल होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है, जैसे गाय में 18 घंटे, कुत्ते और बिल्ली में 1 सप्ताह, वैसे ही क्या होता है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तब उन जीवों में क्या होता है, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए मध्य काल प्रारंभ हो जाता है, और ये कई वर्षों तक भी इसकी अवधि हो सकती है। आगे देखते हैं मध्य चक्र एवं ऋतुस्राव चक्र में अंतर। मध्य चक्र किसमें होता है, जो ऋतुस्राव चक्र होता है वो किसमें होता है, और उन दोनों के बीच कितने अंतर पाए जाते हैं, आप देखते हैं। मध्य चक्र क्या होता है, ये अधिकांश अप्राइमेट्स स्तनियों में होता है। ठीक है, और ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, यह चक्र केवल प्राइमेट्स स्तनियों में होता है। प्राइमेट्स स्तनी क्या होता है, जो बच्चे अपने में धारण करते हैं और उसका पोषण स्वयं से करते हैं। अप्राइमेट्स जंतु जो होते हैं, स्तनी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें मध्यकाल और अमध्यकाल होता है। इसमें मतलब जो मध्य चक्र होता है वो एक बार आने के बाद क्या होता है, कई महीनों तक या कई वर्षों तक अपनी निरंतरता नहीं धारण कर सकता। लेकिन ऋतुस्राव चक्र में जो प्राइमेट्स स्तनी होते हैं उनमें निरंतर, मतलब हर महीने क्या होता है, क्रमबद्धता से ऋतुस्राव चक्र चलता रहता है। मध्य चक्र क्या होता है, इस चक्र के अंत में मासिक स्राव नहीं होता है। पहले ही हम लोगों ने बोला कि इसमें महीनों या वर्षों तक ये अमध्यकाल शुरू हो जाता है, इसलिए इसमें नहीं आता, निरंतरता नहीं होती। लेकिन क्या होता है, इस चक्र के अंत में मासिक स्राव होता है, मतलब इसमें क्रमबद्धता बनी रहती है। इस चक्र में एंड्रोमेट्रियम पुनः अवशोषित हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस चक्र में एंडोमेट्रिक मध्य स्तर विघटित हो जाता है। देखो इसमें क्या होता है, जो इनर लेयर टूटता है उसके बाद जो मध्य चक्र होता है, मतलब मिडिल लेयर होता है किसका, प्रजनन मार्ग में, वो क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रिक जो मध्य स्तर होता है, मिडिल लेयर होता है, वो विघटित हो जाता है, वो टूट जाता है, फिर से उसका निर्माण होता है। ठीक है, एक और अंतर है इसमें, लैंगिक संसर्ग केवल मध्य या हिट की अवधि में ही होता है। लैंगिक संसर्ग, और इसमें क्या है, लैंगिक संसर्ग वर्ष के किसी भी समय हो सकता है। मध्य चक्र क्या होता है,
ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है, लैंगिक संसर्ग जो होता है वो वर्ष में कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हीट की अवधि में होता है। मतलब जब ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ता है उसकी बॉडी में, उस जंतु की बॉडी में ज़्यादा हीट होता है, तब ही यह मध चक्र होता है, या फिर इसमें लैंगिक संसर्ग होता है। और इसमें क्या होता है, लैंगिक संसर्ग का कोई विशेष समय नहीं होता है। क्लियर। अब इस अंतर के पश्चात हम लोग मध चक्र और ऋतु चक्र में जो अंतर होता है उसको हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। अब किशोरा अवस्था और प्रजनन अवस्था के बाद हम लोग देखते हैं हमारे जीवन चक्र में या फिर सभी जो जीव होते हैं उनमें तीसरी अवस्था कौन होती है। तीसरी अवस्था होती है जीर्णावस्था। यह अवस्था क्या होता है, प्रजनन अवस्था के बाद आती है। मतलब जब प्रजनन अवस्था कंप्लीट हो जाती है, प्रजनन अवस्था पूरी हो जाती है, जीवों का निर्माण हो जाता है, तब क्या होता है, जीर्णावस्था आता है। तीसरा और अंतिम अवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है। इस अवस्था में शरीर की उपापचय की दर में कमी आती है। उपापचय मतलब क्या होता है हम लोग का, मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, जो संश्लेषण करना, चीज़ों का संश्लेषण, हार्मोन्स का संश्लेषण करना। और कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, चीज़ों को तोड़ना और ग्रहण करना, उससे चीज़ों को लेना। तो उसमें क्या होता है, उपापचय की दर में कमी आती है। जो शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, सारे अंग क्या होते हैं, उनकी क्षमता में कमी आती है, उनकी कारिकीय संरचना का ह्रास होता है। मतलब वो धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को नष्ट करते जाते हैं, कमी आती जाती है। तो उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे उनमें बीमारियों का आना तय हो जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे उनकी क्षमताओं में कमी होती है, तो वो धीरे धीरे काम करना बंद करते जाते हैं। और एक टाइम आता है, अंततः क्या होता है, अगर सारे जब जीवों के सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं तो जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस अवस्था में शरीर के सभी अंग, जैसे कौन कौन से अंग, वृक्क, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, कान आदि क्या होते हैं, कार्य करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। हम लोग जीवन चक्र की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिए, आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन में होने वाली प्रक्रियाएं या घटनाएं। जब जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है तो कौन कौन सी क्रियाएं होती है और कौन कौन सी घटनाएं होती है, हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में। ठीक है। प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने के पश्चात, प्रौढ़ावस्था मतलब होता है जीर्णावस्था। जब प्रजनन अवस्था कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। उसी को जीर्णावस्था के पहले उसको बोल सकते हैं हम लोग। तो प्रौढ़ावस्था जब आता है तो उसके लैंगिक प्रजनन जब होता है तो जीवों में प्रजनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, जिसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के समय क्या होता है, उसके लैंगिक प्रजनन जब हो जाता है उसके दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, उसमें हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं इस टॉपिक में। ठीक है। इसमें क्या होता है, निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं क्या पढ़ेंगे हम लोग। जब निषेचन होता है मतलब जब कोई जंतु बनना प्रारंभ होता है उसके पहले जो घटना होती है वो पहला चीज़। फिर दूसरा चीज़ निषेचन। निषेचन कैसे होता है, मतलब युग्मक का निर्माण कैसे होगा। उसके बाद तीसरा निषेचन उपरांत होने वाली घटनाएं। फिर निषेचन के तीन चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे, प्रौढ़ावस्था में जब प्रजनन अवस्था होता है उसको प्रौढ़ावस्था भी बोल सकते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में क्या पढ़ेंगे, निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसके बाद कैसे निषेचन होता है, फिर निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं जीवों के शरीर में घटित होती है, फिर लैंगिक प्रजनन में घटित होती है, उसको देखते हैं। तो निषेचन के पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती है। निषेचन के पूर्व सामान्यतः दो प्रकार की घटनाएं घटित होती है। पहला है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक मतलब क्या होता है, हम लोग युग्मक को जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जाइगोट जाइगोट क्या होता है और जाइगोट का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन जो होता है वो युग्मकों के बनाने तथा विभेदन की प्रक्रिया है। ठीक है। जाइगोट का बनना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। और उसके बाद क्या होता है, युग्मकों का पृथक्करण। मतलब जब जाइगोट बनता है दो क्या बोलना चाहिए, 2n 2n दो प्रकार के
अंडे बनते हैं, जिससे क्या होता है जब दोनों मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको युग्मकों का बनने और उसके विभेदन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तथा प्रकार्यात्मक रूप से समान होते हैं। इसका परिणाम जो होता है वो कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। इन्हें समयुग्मज कहते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स क्लेडोफोरा नामक शैवाल में युग्मक जनन का कार्य होता है। ठीक है, युग्मक जनक हो गया। फिर क्या हो गया, युग्मक का स्थानांतरण। जब जाइगोट बन जाता है, जब नर और मादा के एक एक जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मिलते हैं और उसके बाद जाइगोट बन जाते हैं। फिर जाइगोट बनने के पश्चात क्या होता है, उसका स्थानांतरण होता है। मतलब जहाँ पे जीवों का निर्माण के लिए अनुकूलित वातावरण होता है वहाँ पे स्थानांतरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, देखते कैसे होता है जीवों में लैंगिकता। आवृत्तबीजी पौधे में नर एवं मादा जो दोनों प्रजनांग, आवृत्तबीजी पौधे में क्या होता है, नर और मादा में दोनों में प्रजनांग पाए जाते हैं, जिसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, उस अंग को बोलते हैं प्रजनांग। ठीक है, जब दोनों प्रजननांग में एक पुष्प में पाए जाते हैं तब द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब अगर एक ही पुष्प में नर और मादा गैमेट्स उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प। जब दोनों प्रजननांग अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं, अलग अलग पौधे में मतलब एक ही पौधे के पुष्प में अगर नर और मादा पाए जाते हैं तो उसको द्विलिंगी पौधे बोलते हैं। और क्या बोलना चाहिए, अलग अलग पौधे में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प या पादप कहते हैं। क्लियर। पुष्पीय पौधों में नर धारण करने वाले पुष्प पुंकेसरी कहलाता है। पुष्प जो पुष्प होता है उसमें नर गैमेट जो होता है, नर गैमेट जो धारण करता है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। जबकि मादा पुष्प पाए जाते हैं उन्हें उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। जिसमें मादा पुष्प पाए जाते हैं, जिसमें मादा गैमेट वाले पुष्प उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उभय लिंगाश्रयी। उदाहरण कद्दू और नारियल आदि। उसके बाद देखते हैं युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। जब युग्मक का जब जाइगोट का निर्माण होता है, जब गैमेट्स मिलते हैं, नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, ये क्या है, जाइगोट, युग्मक। ठीक है, तो जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के मिलने से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट का स्थानांतरण हो जाता है अनुकूल वातावरण में रहने के लिए। तब जब निर्माण होता रहता है, जब जाइगोट का निर्माण होता रहता है उस समय कैसे कोशिका विभाजन होता है ये देखते हैं। युग्मकों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं या संरचनाएं जो होती है द्विगुणित या अगुणित होती है। द्विगुणित मतलब होता है 2n, मतलब जब द्विगुणित मतलब होता है जब एक ही गैमेट से, एक ही कोशिका से उसके समान दो कोशिकाओं का, दो नए कोशिकाओं का, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको द्विगुणित कोशिका कहते हैं। उसको डिप्लॉइड भी बोलते हैं। अगुणित कोशिका जो होता है वो एक कोशिका से एक ही कोशिका का निर्माण होता है उसको अगुणित कोशिका कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उनसे बनने वाले युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। डिप्लॉइड से बनने वाले जो जाइगोट्स होते हैं, मतलब डिप्लॉइड सेल से बने जाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड ही होंगे, मतलब द्विगुणित ही होंगे, और अगुणित से होने वाले अगुणित ही होते हैं जो युग्मक होते हैं। ठीक है, नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मक या जाइगोट बनता है। जब 2n होता है, द्विगुणित मतलब 2n मतलब क्या होगा, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों उपस्थित होते हैं। अगुणित में एक ही चीज उपस्थित होगा। तो जब द्विगुणित होता है, मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं, तब क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मतलब युग्मक का निर्माण होता है। अगुणित जीवों में युग्मकों का निर्माण या विभेदन क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, उसमें उसी के समान सेम, मतलब उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, उस प्रकार के सेल, उस प्रकार के पुत्री कोशिका या उस प्रकार के नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। नर युग्मक को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है, मादा युग्मक के पास जाता है, मतलब ये जो अंड कोशिका होती है उसके पास जाता है और दोनों संपर्क में आते हैं, तब क्या होता है, नर युग्मक प्रायः सचल एवं मादा युग्मक अचल होता है। नर युग्मक जो होता है वो सचल मतलब वो उसमें गति होती है, और जो मादा युग्मक होता है ये क्या होता है, मोटाइल अवस्था में होता है, मतलब क्या होता है वो एक ही जगह पर स्थित होता है। प्रायः युग्मक तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। कुछ शैवालों एवं कवकों में क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक दोनों सचल होते हैं। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो नर और मादा युग्मक होते हैं ये डिप्लॉयड अवस्था में होते हैं, कुछ कुछ शैवालों में ना, सारे शैवालों में नहीं। तो क्या होता है, उन शैवालों और कवकों में क्या होता है, दोनों जो गैमेट्स होते हैं, नर और मादा गैमेट्स, वो क्या होते हैं, दोनों सचल होते हैं, मतलब चल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पानी के बहाव के साथ वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और तैरकर, और क्या होता है, सायुज्यन होता है, और उस क्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण की क्रिया कैसे होती है, एक ही पुष्प के पराग कणों का जब एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के एंथर से, ये आपका एंथर हो गया, यहाँ पे हो गया पराग कण, ठीक है। कुछ कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, पराग कण और जो एंथर होता है वो एक ही पुष्प में उपस्थित होता है। तो उस पराग कणों का, उसके वर्तिकाग्र एंथर का जो, ये क्या है आपका पराग कण, इसके बीच में जो पाया जाता है, जब हम लोग पुष्प की संरचना पढ़ेंगे तो पराग कण के अंदर क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है, और जो वर्तिकाग्र होता है उसको फीमेल गैमेट्स बोल सकते हैं हम लोग। तो वो जब उस पुष्प के पराग कणों से एंथर का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया से क्या होता है, उस प्रक्रिया को, उसमें जब सायुज्यन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। इस प्रकार का परागण किसमें पाया जाता है, स्वपरागण की क्रिया कौन कौन से पौधे में होती है, मटर में होती है, चने में होती है, ठीक है। पर परागण दूसरा चीज है, ये तो पहला चीज हो गया स्वपरागण। अब दूसरा चीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पर परागण। तो एक पुष्प के पराग कोश से, पहला जो पुष्प होता है उसके पराग कोश से पराग कणों का उसी जाति के किसी, मतलब अलग पौधे का, सेम जाति का ना, सेम पौधा होगा लेकिन क्या होगा, वो दूसरा होगा, ठीक है। उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की ही जो, जब उसके वर्तिकाग्र तक पहले पुष्प का जो परागकण होता है वो पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं, पर परागण, ठीक है। पर परागण हेतु वायु, जल, कीट, पक्षी जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे तितलियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है। वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचते ही परागकण वर्तिकाग्र द्वारा स्त्रावित रासायनिक पदार्थ से चिपक जाते हैं। जब दूसरा पुष्प का वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, फीमेल जो पुष्प होता है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, रासायनिक मतलब जो केमिकल कुछ चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, सिक्रेट होता रहता है, उसमें क्या होता है, परागकण चिपक जाता है, ठीक है। तो वर्तिकाग्र पर जब चिपकता है वो परागकण, तो पराग नलिका जो होता है वो क्या होता है, वो जब पराग नलिका जो होता है उसमें से एंथर कहाँ निकलता है, बीजांड के अंदर घुस जाता है, उसके अंदर मुक्त हो जाता है। किससे, पराग नली से जो एंथर होता है वो किसमें मुक्त हो जाता है, बीजांड के अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के बीच सायुज्यन होता है और नए पौधे का निर्माण हो सकता है, ठीक है। ये कब होगा, निषेचन की प्रक्रिया में होगी, ठीक है। अब देखते हैं निषेचन का प्रक्रिया कैसे होता है। निषेचन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मक आपस में संयुजित होकर क्या करते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं, 2n युग्मज बनाते हैं, डिप्लॉयड युग्मज बनाते हैं, ठीक है। इसे सिनगेमी कहते हैं। निषेचन जब डिप्लॉयड युग्मज बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी, रोटीफर्स आदि में बिना निषेचित हुए ही क्या करते हैं, मादा युग्मक से नर जीव का विकास होने लगता है, मादा जीवों के अंदर नर जीवों का विकास होने लगता है। इस प्रकार को अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन जो होता है वो प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार से हो सकता है। पहले प्राकृतिक ही होता था, अब कुछ जो वैज्ञानिक है उन्होंने उसकी कृत्रिम विधि भी निकाल दी है। निषेचन के प्रकार, निषेचन कितने प्रकार के हो सकते हैं, सिनोगेमी के आधार पर क्या होता है, निषेचन दो प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन की क्रिया क्या होती है, वो
इस प्रकार के निषेचन में मादा जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है, जैसे जलीय जंतु, उभयचर जंतु एवं शैवाल। जब निषेचन हो जाता है तब क्या होता है, ये शरीर के बाहर होता है, ठीक है। और आंतरिक निषेचन क्या होता है, ये शैलीय जीवों जैसे कवक, उच्च वर्गीय जंतु उदाहरण सरीसृप, पक्षी, स्तनी एवं अधिकांश उच्च वर्गीय एवं कुछ निम्न वर्गीय पौधों में नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन या सिनगेमी की प्रक्रिया जो होती है वो किसमें होती है, अंदर ही, बॉडी के अंदर ही संपन्न होती है। नाम से स्पष्ट है कि बाह्य निषेचन मतलब शरीर के बाहर होगा और आंतरिक निषेचन जो होगा वो जीवों के शरीर के अंदर होगा, ठीक है। अब देखते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। बाह्य निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन बाहरी माध्यम से होता है, आंतरिक कोई भी क्रिया नहीं होगी। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, जब नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक के शरीर के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, तो एग सेल होगा और स्पर्म होगा, वो क्या होगा, अधिक संख्या में होता है। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक अधिक संख्या में होते हैं परंतु मादा युग्मक जो होते हैं वो कम संख्या में बनती है, किसके अपेक्षा, नर युग्मक की अपेक्षा। फिर तीसरा, इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं, मतलब आंतरिक कोई भी क्रिया नहीं होगी बाह्य माध्यम में, ठीक है। इसमें क्या होता है, नर युग्मक बाहरी होता है और बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं, किंतु मादा युग्मक जो होता है वो शरीर के अंदर ही स्थित होता है। फिर वो चौथा नंबर है, इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों संततियों की संख्या अधिक होती है। जो बाहरी माध्यम होती है जैसे मछलियों में, उसमें क्या होता है, जीवों की संख्या अधिक होती है, जो संतति होते हैं मतलब नए जीव जो होते हैं उसकी संख्या अधिक होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जीवों की संख्या कम होती है। बाह्य निषेचन जो होता है उसमें उत्पन्न संतति बाहरी माध्यम में होने के कारण कम सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर मछली है, ये क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में क्या होता है, पैदा होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, जब इसमें जीवन के लिए जो फेवरेबल होता है चीज़, वातावरण जो होता है वो अनुकूल कम होता है। और उसमें क्या होती है, जैसे कि अगर बहुत सारे मछली हुए, एक कोई भी मछली होता है वो क्या होगा, 100 की संख्या में हुए, 50 की संख्या में हुए, तो इनको अगर अधिक मात्रा में खाना चाहिए तो ये क्या करते हैं, अपने आप अब एक दूसरे के साथ सरवाइव नहीं कर पाते, इन लोग एक दूसरे को ही नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए इसमें सरवाइव करने की क्षमता, इसमें जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता कम होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, बाहरी जो बाह्य निषेचन होता है उसमें क्या होते हैं, ये कई अंडों के रूप में नष्ट हो जाते हैं, कई जब जीव विकसित होता है उस बीच में नष्ट हो जाते हैं, कोई जीव बनने के पश्चात नष्ट हो जाता है। मतलब अपने जीवन चक्रों को सारे जो जीव निर्मित हुए रहते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन इसमें क्या होता है, निषेचन के पश्चात उत्पन्न संतति शरीर के अंदर होती है, तब वह पूर्ण अनुकूलित वातावरण में होती है। इसलिए क्या होता है, उसको सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं और क्या होता है, उसमें फेवरेबल वातावरण रहता है। मतलब इससे क्या होता है, सर्वाइव करने की क्षमता मादा बोल सकते हैं हम लोग, वो उस मादा के पोषण से क्या होता है, वो अपने आप को कंप्लीट करता रहता है। इसलिए क्या होता है, उसमें वो पूर्ण सुरक्षित होता है। वो अधिक बाह्य निषेचन के अपेक्षा आंतरिक निषेचन में जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें सर्वाइव करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब जीवन को जीने की या जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब देखते हैं निषेचनों उपरांत होने वाली घटना। लैंगिक जनन जब होता है तो उसमें निषेचन के उपरांत कौन कौन सी घटनाएं होती है, पश्च निषेचन की घटना, इसको क्या बोलते हैं, निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को पश्च निषेचन घटनाएं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती, युग्मज का निर्माण, युग्मपज का निर्माण, ठीक है। निषेचन क्रिया के पश्चात द्विगुणी युग्मज का निर्माण होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, ये निषेचन के प्रकार पर निर्भर करता है कि कौन से प्रकार का जाइगोट होगा, ठीक है। अगर बाह्य निषेचन हुआ तो उस प्रकार का बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में क्या होता है, बाह्य माध्यम अर्थात बाहरी वातावरण में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे जल में बनता है तो जलीय जीव बोलेंगे, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों के युग्मज मादा जीव के अंदर बनता है, ठीक है। युग्मज का आगे का विकास भी इनके पर्यावरण तथा जीव के जीवन चक्र के प्रकार पर निर्भर करता है। जब क्या होता है, युग्मज अगर युग्मज बाह्य वातावरण में है जैसे जल में है या फिर वायु में है, तब क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार का जो वातावरण होता है उसके आधार पर
जीवों का जो वृद्धि होता है, विकास होता है, उनके आधार पर निर्धारित होता है। जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें जो मादा होती है या माता होती है उसके पोषण के आधार पर, उसके शरीर के वातावरण के अनुकूलन के आधार पर उसमें उसका जो जीवन चक्र होता है वो निर्भर करता है, किसका? नए जीवों का। ठीक है। फिर दूसरा है भ्रूण की उत्पत्ति। युग्मज के निर्माण के बाद भ्रूण की उत्पत्ति होती है। भ्रूणोद्भव युग्मज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होती है। मतलब युग्मज के पश्चात जो जीवन चक्र है वो आगे बढ़ता है, तब क्या होता है? भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होती है जब एक कोशिकीय द्विगुणित होता है, जबकि भ्रूण जो होता है वो द्विगुणित और बहुकोशिकीय होता है। युग्मज जो होता है वो क्या होता है? एक कोशिका से बना होता है, धीरे से द्विगुणित हो जाता है, मतलब 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। जबकि भ्रूण जो होता है वो डिप्लॉइड ही होता है एवं बहुकोशिका होता है, मतलब उसमें बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है। समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकीय युग्मज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। समसूत्री विभाजन किसको बोलते हैं हम लोग? समसूत्री विभाजन मतलब होता है अपने समान दो नए जीवों का निर्माण करना, मतलब अपने से दुगनी संख्या में जीवों का निर्माण कर, कोशिका का निर्माण करना। फिर इससे क्या होता है? फिर इसके सेम क्या होगा? फिर अपने समान दो नए सेल्स का निर्माण करेगा। ऐसे ही क्या होता है? एक कोशिकीय भ्रूण जो होता है वो बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। किसके माध्यम से बदलता है? समसूत्री विभाजन के माध्यम से बदलता है। इस प्रकार भ्रूण की उत्पत्ति के समय दो प्रक्रियाएं होती है, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण। ठीक है। कोशिका विभाजन कैसे हुआ? समसूत्री विभाजन के द्वारा नए कोशिका, एक कोशिका से बहुकोशिका का निर्माण हुआ। और कोशिका विभेदीकरण मतलब वो कोशिकाएं अलग अलग होकर अलग अलग अंगों के निर्माण में सहायक होती है। देखते कैसे? अंडयुज जीव अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतुओं का अंडयुज जीव कहते हैं। अंडयुज जीव मतलब जो जंतु जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे ना देकर अंडे के रूप में भ्रूण का विकास या फिर युग्मकों का विकास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंडयुज जीव बोलते हैं। ये निषेचित या फिर अनिषेचित दोनों प्रकार के प्रजनन से हो सकते हैं। उदाहरण क्या होता है? मछलियों में होता है। मछलियाँ जब नए जीवों का निर्माण करती है तो पहले अंडे देती है, उस अंडे से अंडे में भ्रूण का विकास होता है और नए जीवों की उत्पत्ति होती है। वैसे ही मेंढक जैसे जीव अनिषेचित अंडे देते हैं, जिनका निषेचन शरीर के बाहर, मतलब उस अंडे के शरीर के बाहर आने के बाद अंडे के रूप में जलीय माध्यम में पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है। अब है जरायुज जीव। जरायुज जीवों में क्या होता है? उदाहरण मनुष्य आदि। इसमें क्या होता है? जो युग्मक होते हैं वो जो युग्मज होते हैं वो किसमें विकसित होते हैं? माता के शरीर में ही विकसित होते हैं। और उसी में क्या होता है? पूरा वो जो भ्रूण होता है वो शिशु तक बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? माता के शरीर में ही होता है और वो पूरे शिशु के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। एक निश्चित अवधि व विकास के चरणों को पूरा करने के पश्चात, मतलब वो उसका भी एक चक्र होता है कि किस टाइम में किस अंग का निर्माण होगा, किस टाइम में भ्रूण कैसे विकास करेगा, किस टाइम पे वृक्क, किस टाइम पे किडनी, किस टाइम पे क्या बोलते हैं लीवर, किस टाइम पे हार्ट आपका, या फिर जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपने चरण के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से क्या होते हैं? विकास करते हैं। उसके बाद प्रसव के पहले अपने विकास को कंप्लीट करने के बाद प्रसव के दौरान नए जीवों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब अलैंगिक प्रजनन व लैंगिक प्रजनन में अंतर देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें एक जनक होता है। ठीक है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें द्विजनकी होते हैं। इसमें मादा व नर दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ विभाजन से ही, अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव होता है जो विभाजन के पश्चात अपने समान सेम नए जीवों का निर्माण कर देता है। दूसरा क्या बोल रहा है? अलैंगिक प्रजनन में प्रजनांगकों का निर्माण नहीं होता, उसमें विभाजन के द्वारा क्या होता है? नए जीवों का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? इसमें प्रजनांगकों का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे नर में नर गैमेट्स, नर प्रजनांग का विकास होगा, मादा में मादा प्रजनांग का विकास होता है। ठीक। इसमें क्या होता है? इस विधि में, मतलब अलैंगिक विधि में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिकाओं में, जैसे ये दोनों अलग अलग कोशिका, इसमें अलग अलग प्रकार के विभाजन नहीं होंगे, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और इसमें लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? जीवन के किसी एक काल में, मतलब जीवन जब चक्र चलता रहता है तो किसी एक काल में अर्धसूत्री विभाजन होता ही है। ठीक है।
इसके बाद क्या बोलता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, तीव्र गति से होता है, मतलब अपने समान, इसमें कंटिन्यू समसूत्री विभाजन होता है, तो अपने समान दुगुनी संख्या में, अपनी संख्या से दुगुनी संख्या में जीवों का निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है, मतलब ये एक समय में एक या दो बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, एक या दो जीवों का ही निर्माण कर सकता है। जबकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक समय में बहुत सारे जीवों का निर्माण संभव है, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें बहुत अधिक संख्या में संततियों का जन्म होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो अपने समान नए जंतुओं का निर्माण दुगनी मात्रा में करता है। इस और जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें कम संततियों का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, युग्मक निर्माण में संलयन नहीं होता है, क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन तो होता नहीं, इसमें समान मात्रा में जो विभाजन होता है उससे क्या होता है, नए जीवों का निर्माण हो जाता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में मादा गैमेट और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, दोनों का आपस में संलयन होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट मतलब युग्मक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर 7वां नंबर बोल रहा है, इस विधि में नए जीव का विकास जो होता है वो पितृ जीव के जो विशिष्ट भाग होता है वहीं से वो टूट कर क्या होता है, जैसे अगर कोई हम लोग एक केचुआ लेते हैं, वो अगर मेल होगा तो क्या होगा, मेल बॉडी होगा उसका, तो किसी एक विशिष्ट भाग से वो टूटकर नए जीवों का निर्माण प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इस विधि में लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, नवजात जीव जो होता है उसका विकास जो होता है वो युग्मक से होता है, मतलब दोनों के नाभिकों के संलयन से, मतलब क्या बोलना चाहिए, आप गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के आपस में संलयन के कारण लैंगिक प्रजनन संभव है। इसमें क्या होता है, पितृजीव के किसी एक विशिष्ट भाग से नए जीवों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसका 8वां नंबर बोलता है कि बनने वाली संततियां जो होती है वो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, क्योंकि उसी के समान पैदा हो जाती है और उसमें कोई भी वातावरण या फिर कोई दूसरी चीज़ जो होके आके ज्वाइन नहीं होती है, जिससे उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जनक होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के आनुवांशिक गतिविधियाँ या आनुवांशिक चीज़ें मौजूद होती है, जो दोनों के संलयन से उसमें नए प्रकार के क्या होता है, इसमें भिन्न आनुवांशिकता जो होती है, वंशागति की जो होती है, उसमें थोड़ी मोड़ी चेंजेस आ जाती है, ठीक। सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। तो इतने सारे डिटेल्स के बाद हमको लगता है कि ये सारा जो टॉपिक है हमको समझ में आ गया होगा। इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से शब्द और सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो कैलस है, कैलस क्या बोलता है, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि संवर्धन माध्यम से निर्मित उत्तकों का असंगठित एवं अविभेदिक समूह है। कैलस किसको बोलते हैं, संवर्धित माध्यम। जब पौधों में संवर्धन होता है तो उसमें जो निर्मित उत्तक होते हैं, कोशिका होता है, कोशिका से क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो उसका असंगठित और विभेदिक समूह मतलब क्या होगा, वो कहीं पे भी जुड़ जाएगा, एक संगठन में नहीं होगा, या फिर अलग अलग प्रकार का हो जाएगा दूर दूर में, उसको क्या बोलेंगे, सेल्स को कैलस बोलते हैं, ठीक है। क्लोन क्या होता है, एक जना से अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से आनुवांशिक संगठन वाला जो जीव होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, क्लियर। रैमेट किसको बोलते हैं, क्लोन को रैमेट के नाम से भी जाना जाता है। ये अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान होता है, ठीक है। फिर प्लाज्मोटोमी, एक जनकीय बहुकोशिकीय, एक जनक, जिसका जो जनक होता है वो एक जनकीय होता है, मतलब एक ही गैमीट होगा, उसके क्या होगा, बहुकोशिकीय जीवों के जीव द्रव्य का दो भागों में विभाजित होना। जब एक जो जीव है इसका क्या होगा, उसका बहुत सारा कोशिका हो गया वो, ठीक है। उसका जीव, उसके अंदर कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, क्या मौजूद होता है, जीव द्रव्य मौजूद होता है। उस जीव द्रव्य का विभाजित होना, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी बोलते हैं, ठीक है। प्रोपेग्यूल्स, वर्धी प्रजनन में प्रजनन के प्रयुक्त संरचना होती है जिससे नए पौधे का विकास होता है, उसे प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। वर्धी प्रजनन कैसे होता है, बर्ड्स के माध्यम से। किसी पौधे में क्या हो गया, बर्ड्स निकला रहता है, उससे क्या होता है, उससे नए पौधे का विकास होता है। उस बर्ड के माध्यम से हम लोगों ने पौधे का विकास पढ़ा था, मतलब जब हम लोगों ने प्रजनन पढ़ा था तब उसमें वर्धी प्रजनन पढ़ा था, मतलब बर्ड्स के माध्यम से, जैसे केचुआ भी है वो भी टूट के बन जाता है, या फिर कोई पौधा है उसका क्या होता है, बर्ड्स के माध्यम से नए पौधे का विकास होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, ठीक है।